हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना हिंदी अध्यापिका। हाँ तो बच्चों, आज हम करते हैं दुष्यंत कुमार जी की गज़ल, जो कि हमारी 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में संकलित हैं। तो पहले हम थोड़ा सा दुष्यंत कुमार जी के बारे में जानते हैं। दुष्यंत कुमार जी का जन्म सन 1933 में राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये सामान्य जन की अभिव्यक्ति करने वाले कवियों में से एक कवि माने जाते हैं और प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा पास की और आकाशवाणी तथा भाषा विज्ञान से लेकर आदिम जाति विभाग तक उन्होंने कार्य किया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे भाषा विभाग भोपाल में सह निर्देशक के पद पर कार्य कर रहे थे। सन 1975 में इनकी हृदय गति रुक जाने के कारण इनका देहांत हो गया था। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो इस तरह से हैं: सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत, एक कंठ विषय पाई, गीति नाट्य है ये, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी इनके उपन्यास हैं। तो चलो अब हम करते हैं अपनी कविता क्या, गज़ल। इन्होंने ये जो गज़ल लिखी हैं इनको करते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो कवि कह रहे हैं, राजनीतिक अव्यवस्था के का वर्णन करते हुए कवि ने इस गज़ल के माध्यम से कहा है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए। जो ये राजनेता हैं इनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, व्यंग के रूप में कह रहे हैं कि कहाँ तो ये तय हुआ था कि प्रत्येक घर में चिरागा हर एक घर के लिए, कि हर एक घर के लिए चिराग होगा, अर्थात हर एक घर का विकास किया जाएगा। कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, लेकिन यहाँ तो चिराग उपलब्ध नहीं हुआ शहर के लिए भी। अर्थात कवि कहना चाह रहे हैं कि कहाँ तो ये तय किया गया था कि प्रत्येक घर गांव के प्रत्येक घर में हर सुख सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन आज ये सुख सुविधाएं शहर के लिए भी नहीं हैं। शहरों में भी ना तो अच्छी तरह से रोशनी है, ना ही शहरों का विकास किया जा रहा है, ना ही साफ सफाई है। अर्थात कवि कहना चाह रहे हैं कि कहाँ तो ये तय हुआ था कि भाई प्रत्येक घर के लिए रोशनी दी जाएगी या उसका विकास किया जाएगा, लेकिन विकास शहरों का भी नहीं हो पाया। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। अब कवि कहना चाह रहे हैं कि यहाँ तो दरख्तों के, यहाँ तो पेड़ों के नीचे धूप लग रही है, चलो यहाँ से उठकर कहीं और चलते हैं उम्र भर के लिए। अर्थात इस माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि इन नेताओं के साथ तो हमारी कोई भी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। ये तो हमारी किसी भी प्रकार से हमें कोई भी सुख सुविधा नहीं दे रहे हैं। चलो हम इनको छोड़कर, इनको उम्र भर के लिए छोड़ देते हैं और किसी और के साथ चलते हैं। अर्थात कवि कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिक अव्यवस्था पर ही कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि जनता को अनेक प्रकार की जो सुख सुविधाएं देने के लिए कहा गया था वो यहाँ पर नहीं मिल रही हैं, किसी भी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसलिए हमें इनको छोड़कर कहीं और चलना चाहिए। अर्थात इन नेताओं के शासन के अंदर कोई भी कार्य अच्छी प्रकार से नहीं हो रहा है, इसलिए इनको छोड़कर हमें कहीं और चलना चाहिए, किसी और के साथ चलना चाहिए। अर्थात कहना चाह रहे हैं कि इनको छोड़ें और किसी और को अपनाना चाहिए। न तो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। अब कवि कहना चाह रहे हैं कि न तो कमीज, अगर यहाँ दुष्यंत जी वर्णन कर रहे हैं कि भाई
यहाँ जो लोग हैं वो अभाव में जीना सीख लेते हैं। न हो कमीज, अगर उनके पास कमीज नहीं है तो पैरों से ही अपने पेट को ढक लेते हैं। अर्थात कवि कहना चाह रहे हैं कि अगर उन्हें सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो वो उनका विरोध नहीं करते, बल्कि अभावों के अंदर ही जीना सीख लेते हैं। यदि इन्हें पेट ढकने के लिए कमीज नहीं मिलता है तो पैरों से ही, ये जनता इतनी भोली भाली है कि पैरों से ही अपने पेट को ढक लेती है, अर्थात विरोध करना नहीं जानते हैं। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए कि ये लोग वास्तव में जो अव्यवस्था है उसका विरोध ना करके उसी को अपना मान लेते हैं। उन अभाव में ही जीना सीख लेते हैं कि अव्यवस्था का साम्राज्य जो होता है वो तभी चलता है जब कोई उसके विरुद्ध आवाज़ न उठाए, और ये आवाज़ हमारे समाज के अंदर लोग नहीं उठाना चाह रहे हैं और उसका विरोध किए बिना ही जैसा उनको मिल रहा है उसी में जीना सीख लेते हैं। अर्थात अपनी आवाज़ को बुराइयों के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने की इनके अंदर कोई भी वो नहीं है कि राज्य कह रहे हैं कि अगर जीना पड़ेगा तो अव्यवस्था का राज्य फलता फूलता रहेगा, कि इस प्रकार अगर जीते रहे लोगों ने विरोध नहीं किया तो ऐसे ही इनका साम्राज्य बना रहेगा, अर्थात नेताओं का साम्राज्य बना रहेगा और जनता गरीबी के अंदर डूबती रहेगी। खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। अब कहना चाह रहे हैं कि खुदा नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आदमी का ख्वाब तो सही, कि आदमी ख्वाब तो देखे। अर्थात इस माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि ये कोई बात नहीं, अगर हमें सुख सुविधाएं नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, लेकिन हम ख्वाब तो देख सकते हैं, सपन तो देख सकते हैं। अर्थात अगर भगवान नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उसका सपन तो देख सकते हैं। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, कोई बात नहीं, कम से कम एक हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, कि अपनी नज़र के लिए एक हसीन नज़ारा तो है। हम इस तरह का कोई देख सकते हैं कि भाई हमारे एक हसीन नज़ारा तो हमारे सामने है। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ के असर के लिए। कि कवि कह रहे हैं कि वे मुतमईन हैं, पत्थर पिघल नहीं सकता, उन्हें पता है कि पत्थर नहीं पिघल सकता। वे आश्वस्त हैं कि राजनीतिक जो बुराइयां हैं ये ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन मैं बेकरार हूँ आवाज़ के असर के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसके विरुद्ध आवाज़ उठाऊँ कि जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनेता हैं, वे इस बात से आश्वस्त हैं कि उनके विरुद्ध कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता, लेकिन मैं तो बेकरार हूँ उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए, अर्थात समाज की समस्याओं का विरोध करने के लिए मैं तो बेकरार हूँ, मैं तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहता हूँ। तो कवि ने कहा है कि समस्याओं का विरोध करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, न कि उनके साथ रहकर हमें जीने की आदत डालनी चाहिए, बल्कि हमने उनका विरोध करना चाहिए। तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। अब कवि कहना चाह रहे हैं कि तेरा निजाम है कि हे शासक, तेरा तो यही काम है कि तू तेरे विरुद्ध जो भी आवाज़ उठाए उसकी आवाज़ को तू सील दे, अर्थात उसकी आवाज़ को तू वहीं पर रोक दे। ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। लेकिन कवि कह रहे हैं कि लेकिन इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए ये सावधानी बरतनी ज़रूरी है। अर्थात
कवि कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिक सामाजिक अव्यवस्था के लिए जनता की ओर से जो आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ दबाने का प्रयास तो तू तो करता रहेगा। तेरा तो काम ही ये है कि तेरे राज्य में जो कोई भी आवाज़ उठाएगा तू उसका विरोध करके उसके स्वर को वहीं पर दबा देगा। जैसे गज़ल के छंद के लिए बंधन में सावधानी जरूरी है, वैसे ही शासक भी अपने राज्य को कायम रखने के लिए उस आवाज़ को दबाने के लिए सावधानी रखने का तरीका अपनाएगा। शासक पूरी कोशिश करेगा कि उस आवाज़ को किस प्रकार से दबाया जाए, उसका पूरा विद्रोह का जो उसका स्वर है उसको दबाए रखने की कोशिश करता है, तभी शासन चलता है। अर्थात कवि कहना चाह रहे हैं कि तेरा तो काम ही है ये कि भाई तेरे विरुद्ध कोई आवाज़ उठाएगा तो तू उसको दबाएगा। तेरे लिए तो ये सावधानी बरतनी भी ज़रूरी है। इसलिए कवि ने राजनेताओं के ऊपर ये करारा कटाक्ष किया है कि तेरा काम है कि तू उस आवाज़ को हमेशा दबाता रहेगा। और वे मुतमईन हैं, पत्थर पिघल नहीं सकता, कि वे तो आश्वस्त हैं कि भाई पत्थर कभी नहीं पिघल सकता, अर्थात तेरे विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। लेकिन मैं बेकरार हूँ तेरे विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए। मुझे तो आवाज़ में ये समस्याओं का समाधान मैं चाहता हूँ और तुम्हारा विरोध मैं करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से कवि ने इसमें कहा है कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अब अंत में कवि कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं जीऊँ तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। गुलमोहर जो शब्द का प्रयोग किया है वो अपनों के लिए किया है कि अगर मैं जीऊँ तो अपनों के बीच में। अंत में यही कहना चाह रहे हैं कि अगर मुझे ये जीवन जीना है तो अपने बगीचे में लगे गुलमोहर के तले जीना ही मैं उचित समझूंगा, अर्थात अपनों के बीच में ही मैं जीना उचित समझूंगा। राजनीतियों के जो झूठे वादे किए गए हैं उनके भरोसे अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहूँगा। और कहता है कि मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के तले। और अगर मरना भी है तो गैर के शासक में अपने जीवन के सुख और सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हुए ही मरें। अर्थात कवि कहना चाह रहे हैं अगर जिंदा रहें तो अपनों के लिए और अगर मरें तो भी अपनों की सहायता करते हुए मरना चाहूँगा। अगर जिंदा रहूं तो मैं अपनों के बीच में ही जिंदा रहूं, अपने ही लोगों के बीच में रहूं और उनका भला करता रहूं। और लेकिन अगर मैं मरूं तो भी उन्हीं का भला करते हुए अपने प्राण त्याग दूं। अपने अधिकार रूपी गुलमोहर की रक्षा करते हुए मैं अपने प्राण त्याग दूं।